નમસ્કાર. મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી એટલે સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલનના આપણા ગુરુવારી મિટિંગના બધાને સ્વાગત છે. આજે આપણે જે ગુજરાતમાં જે કર્મચારીઓ અને આશા વર્કર, આંગણવાડી વર્કર જે આંદોલન કરી રહ્યા છે એને બાબતમાં થોડું ચર્ચા આપણે કરીશું. એને સાથે સાથે અને હાલ ગુજરાતમાં જે હોનારત બની અને મજદૂરો અમદાવાદમાં ગઈકાલે 7 જણા મજૂરો જે 13 માળાથી કન્સ્ટ્રક્શન પીરિયડ મરી ગયા, એને પહેલાં સુરતમાં પણ જ્યારે 4 વર્કર્સ સચિનમાં સળગીને મરી ગયા ફેક્ટરીમાં, આજે એ બાબતમાં આજે થોડું મજૂરો, કર્મચારીઓ અને એને બાબતમાં આજે આપણે ચર્ચા કરીશું. અને એ ચર્ચા આપણે સામને આજે मीनाक्षीबेन जोशी करશે. चर्चा तो हिंदी में थसे, એટલે हम लोग आज जो चर्चा की विषय रखे हुए हैं, अभी अभी गुजरात में चारों ओर आंदोलन की आग लगी हुई है. आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, कर्मचारियों, जात जात के कर्मचारी, एम्प्लॉइज़, वर्कर्स रास्ते पर आ गए हैं. ज़्यादातर ऑल इंडिया लेवल की मीडिया में ये बात आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मज़दूरों की बात है ना, वर्कर्स की बात है. और अभी भी अहमदाबाद में गई कल 7 आदमी 13 मंजिल से काम करते थे. वहाँ के लिफ्ट या जो इसका जो कहते हैं कि जो छत बना रहे थे गिर गया, तो कितना आदमी का 13 आदमी का 7 आदमी का मृत्यु हुआ. 1 आदमी गंभीर रूप से ये इंज्योर्ड है. उससे पहले सूरत में एक फैक्ट्री में आग लगी, 4 आदमी की मौत हुई सचिन में 2-3 दिन पहले. और उससे पहले भी 4 आदमी का मौत भी हुआ था. ये एक मौत की सिलसिला भी जारी है. हम मज़दूर जब मरते हैं तो मजदूरी होते हैं, उनकी पहला दिन छपता है, बाद में ये उड़ जाता है. और उनकी कंपेंसेशन, उनकी सारे जो बातें होती हैं उनकी बात में कोई बोलते नहीं है. ज़्यादातर ये लोग गरीब लोग होते हैं, आदिवासी होते हैं, बाहर के आए हुए होते हैं. और जो आंगनवाड़ी और आशा वर्कर जो हैं महिलाएं हैं, महिलाओं जो वर्कर, इतना बड़ा वर्कफोर्स है, वो आज रास्ते पर उतरे हुए हैं, ऑल ओवर स्टेट में उतरे हुए हैं. उसकी बारे में मीनाक्षीबेन जोशी बात करेंगे. वो कल भी वो तो आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर के पास गए भी हुए थे, बातचीत करके भी आए हुए हैं, उनके अनुभव भी है. तो हम उनसे सुनेंगे कि ये आज दोनों बात के ऊपर उनसे सुनेंगे. मीनाक्षीबेन जोशी. नमस्कार. मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी कि ये विषय साधारण तौर पे हम लोग बात करते हैं, ऐसे तो करंट सिचुएशन, करंट अफेयर्स, वो सब बातें होती है, पर ये आंदोलन जो चल रहा है आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स का तो चल ही रहा है. पूरे गुजरात में डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग तरह के कर्मचारी लोग हैं, एम्प्लॉई हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है, आउटसोर्सिंग वर्कर्स है, सब लोग आज आंदोलन के रास्ते पे हैं. ऐसे अखबार में बहुत न्यूज़ नहीं आते, फिर भी आ रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि गुजरात में अभी चुनाव का समय आ रहा है पास में, इसलिए आंदोलन का भी एक हवा, पूरा लोग जितने भी वर्कर्स अनसेटिस्फाइड है. गुजरात मॉडल के पूरा देश में प्रचार के बीच ये जो बात आ रही आगे, प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं हर 15 दिन में, हमारे होम मिनिस्टर भी आते हैं, सब लोगों का दावा है हम गुजरात में 2/3 मेजोरिटी में ये कर लेंगे. उसके सामने ये सब जो आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन की बात भी ऐसे तो अजीब लगती है. यहाँ परमिशन भी नहीं मिलता, 144 चालू रहता है. हम छोटा सा भी डेमोन्स्ट्रेशन वीमेन इश्यू पे भी नहीं कर सकते हैं. फिर उसके बीच इतने सारे एम्प्लॉइज़, वर्कर्स, आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स, ये सब लोग रास्ते पे है.
हर जगह पे, हर तालुका प्लेस पे, हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे आज आशा आंगनवाड़ी वर्कर मेमोरेंडम दे रहे हैं, कहीं रैली निकाल रहे हैं, कहीं धरना कर रहे हैं, कहीं अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। जो उससे पहले बात हुआ कि वर्कर्स का डेथ हुआ अहमदाबाद में कल, बहुत ही गंभीर और बहुत ही दुखद कि 7 वर्कर्स मारे गए। और मारे गए ये बिल्डर जो है वो बिल्डर के पहले स्कीम में भी ऐसे डेथ हुए थे, फिर भी ये बिल्डर को अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने परमिशन दिया था। कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई भी प्रिकॉशन मेजर्स नहीं लिए गए थे, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं थे और बात ऐसी बनाई जा रही है कि बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर को बदनाम कर रहा है या दोष दे रहा है कि हम लोग तो ठीक थे, कॉन्ट्रैक्टर ने लापरवाही बरती इसलिए ऐसा हुआ। पुलिस का भी रुख देखिए, फायर ब्रिगेड भी बहुत देर से आए, उनको इंटीमेट भी बहुत देर से किया गया। एक्सीडेंट हुआ है सुबह के 11 बजे के आसपास और फिर उनको बताया जाता है 2 घंटे के बाद, और पुलिस स्टेशन बहुत दूर नहीं था, उसके पास ही था, फिर भी वहाँ एक्शन लेने में 2 घंटे का टाइम लगाया। वहाँ तक कि वो लोग डेड बॉडीज़ को अपने आप विदाउट पोस्टमार्टम और विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन वो लोग उसको करना चाहते थे, पर कोई वहाँ से निकल रहे थे, कोई सिटीजन्स, उन्होंने फ़ोन किया पुलिस को, फायर ब्रिगेड को, और कॉरपोरेशन के मेयर और ये सब लोग बाद में पहुँचे। ये बिल्डर पहले से भी उनका मतलब जो ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, ऐसे बिल्डर को परमिशन दिया जा रहा है और इनकी बहुत बड़ी स्कीम्स होती है। तो अहमदाबाद में वो बहुत ही जाने माने बिल्डर है और पुलिस का जो रवैया है कि कॉन्ट्रैक्टर को एफआईआर में उनका नाम लिखा गया, बिल्डर का नाम नहीं लिखा गया है। लोकल रिप्रेजेंटेटिव, असेंबली के लोकल कॉरपोरेटर, सब लोग उनको बचाने के लिए वहाँ इकट्ठे हो गए। पूरा माहौल ऐसा था कि वहाँ इतनी लग्जूरियस व्हीकल्स अवेलेबल थे पुलिस स्टेशन के आसपास। मतलब ये लोगों को, जो लोग, इतने लोग मारे जाते हैं, इनका डेथ को लेके कोई शोक होने के बजाय उनको बिल्डर को बचाने के काम में थे। गुजरात में बिल्डिंग वर्कर्स एंड अदर वर्कर्स का जो फंड है वो वेलफेयर बोर्ड है, उसके पास कोई कम पैसे नहीं, आप अंदाज़ा लगाइए कितने हो सकते, 4000 करोड़ का फंड है, 4000 करोड़ का, और अभी तक वो फंड से सिर्फ 180 मजदूरों को पैसे दिए गए हैं। आप सोचिए, यहाँ इतनी स्कीम लगती है, यहाँ इतनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, स्टेट के कोई भी कोने में जाओ, कोई भी बड़े डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे जाओ, देखो तो एक ही एक्टिविटी है गुजरात में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, और इसके लिए फंड भी मिलता है गवर्नमेंट को, पर फंड का यूटिलाइजेशन ही नहीं है। कोरोना के टाइम पे भी उन्होंने फंड यूटिलाइजेशन करने के बजाय उसको डाइवर्ट किया था, मतलब उसको दूसरे काम में लिया गया था। तो 4000 करोड़ का जहाँ फंड है वहाँ पे वर्कर्स मारे जाते, उनको कॉम्पेंसेशन, उनको मेडिकल फैसिलिटी देना, उनको बाद में जो इम्पेयरमेंट होता है, जो कानून तो रह जाते बुक में, किताबों में, तो उनको कोई ठीक से रिलीफ जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। वो बहुत ही बड़े शर्म की बात है गुजरात सरकार के लिए, हमारे लिए नहीं, गुजरात सरकार के लिए शर्म की बात है। और गुजरात मॉडल की जो बात है उसमें ये सब है, वायोलेशन ऑफ ऑल राइट्स ऑफ वर्कर्स, वीमेन, आदिवासीज, और जो पहले बताया गया इंट्रोडक्शन में कि ये सब जो वर्कर्स आए थे बहुत ही कम उम्र के, सब 20 से 25 की उम्र में है, क्योंकि 13 मंजिल आप देखिए, बॉडी की कितनी फ्लेक्सिबिलिटी और ये चाहिए वहाँ पे चढ़ना, उतरना, काम करना, इतना जो रिस्क फैक्टर जिसमें इन्वॉल्व है उसका काम करना। उसका इंश्योरेंस भी ज़्यादातर तो लेते हैं लोग, शायद लिया होगा, फिर वो कहाँ पैसे क्लेम करके कहाँ किसको देते हैं कुछ पता नहीं। इसका कोई डिटेल गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है और अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जिम्मेवारी है। हमारा तो जो मांग है कि म्यूनसिपल कमिश्नर को ही पहले आप सजा कीजिए। क्या कर रहे हैं वो लोग, कैसे उनको परमिशन देते हैं आप लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का? क्या किया कॉरपोरेशन ने, सिर्फ विड्रॉ कर लिया वो परमिशन, तो उससे क्या काम चल जाएगा? वो तो 2 महीने के बाद लोग भूल जाएंगे और परमिशन उनको फिर से ये हो जाएगा, मिल जाएगा।
तो ये बहुत ही गंभीर बात है। 2 घंटे तक उसको बताया नहीं गया और कमिश्नर साहब तो पहुँचे भी नहीं थे अभी तक वहाँ पे साइट पे। उसको कैसे आप मैनेज कर सकते, वो मैनेज करने का गुजरात मॉडल में सब मैनेज करना सबसे स्मार्टली वो गुजरात मॉडल है। तो ये गुजरात मॉडल के बीच ये वर्कर्स का डेथ की बात के साथ ये मूवमेंट जो चल रही है वर्कर्स की, मतलब आप ऐसा अखबार खोलिए तो लगेगा कि गुजरात में कोई भी एक भी वर्कर्स या एम्प्लॉइज़ का तबका बाकी नहीं है जो आज आंदोलन नहीं कर रहा है। लेटेस्ट आज एसटी एम्प्लॉइज़ ने बोला है कि हम 22 सितंबर को मास सीएल पे जाएंगे। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरर्स ने भी आज ऐलान किया है कि हम लोग भी मूवमेंट मतलब आंदोलन पे है और उनका सब लोगों का मेन जो डिमांड है इकोनॉमिक डिमांड है। उसका मतलब ये है कि गुजरात का इकोनॉमिक सिनारियो जो बाहर दिखाया जाता है कि इतना बढ़िया स्टेट है, उसमें कितना मतलब वो कितना शैलो है, होलो है, मतलब उसमें कोई सचमुच वजूद नहीं है। क्योंकि सब लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की आज डिमांड कर रहे हैं। हमें पता है न्यू पेंशन स्कीम कितना मतलब छलावा है। पूरे देश में फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम लाओ ऐसी मूवमेंट एम्प्लॉइज़ कर रहे हैं। तो आज गुजरात के एम्प्लॉइज़ भी जो स्ट्राइक पे है, जो मूवमेंट में है, वो सब ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइवल की एक डिमांड है। खास करके गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर का आज ये डिमांड है। एसटी का एम्प्लॉइज़ का भी ये डिमांड है। दूसरा है जो सिर्फ एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ रेगुलर एम्प्लॉइज़ है वो लोग मूवमेंट में है, ऐसा नहीं है। जो आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज़ है, जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ है, वो सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें परमानेंट कीजिए, हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टेटस दीजिए। एक यहाँ पोस्ट है VCE, विलेज कंप्यूटर एंटरप्रेन्योर, एम्प्लॉय नहीं एंटरप्रेन्योर। तो विलेज कंप्यूटर एंटरप्रेन्योर जो है वो पूरा देते हैं वो सर्टिफिकेट, आपका लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड का, ये सब ई-धरा जो स्कीम है गवर्नमेंट की। तो उसमें एक कंप्यूटर एंटरप्रेन्योर है, उनका बड़ा रोल है। वो अदर देन सेक्रेटरी, ये जो सेक्रेटरी होते हैं विलेज पंचायत के, उससे ये अलग है। उनका कंप्यूटर चलाने का एफिशिएंसी है, पर उनको जो मिल रहा है सैलरी या जो पैसे वो बहुत ही कम है। और उनके पास जो एक्सपेक्ट किया जाता है, उनका पूरा कंप्यूटर का सेटअप होना चाहिए। और इंटरनेट का तो हम जानते हैं, इंटरनेट कनेक्शन और उसकी जो अवेलेबिलिटी या स्पीड, और उसके तो बहुत सारे सवाल है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का अवेलेबिलिटी। बस हर गांव में 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होता है। हाँ, अहमदाबाद है ऐसा, और अहमदाबाद में भी वेस्टर्न पार्ट ऑफ अहमदाबाद में है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अहमदाबाद में तो स्टेगरिंग होता है। तो इसके बीच ये VC है, वो लोग भी कर रहे हैं मूवमेंट, और उनका सबका मेन डिमांड है इकोनॉमिक, और मेजर डिमांड है हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टेटस दीजिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टेटस और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट और गवर्नमेंट नौकरी का सिक्योरिटी। उसका मतलब है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने जो हमारे देश को और गुजरात को भी बर्बाद किया है, उसके खिलाफ आम लोग जो है, जो मिडिल क्लास है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ स्किल वाले हैं, वो सब लोग आज उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। डायरेक्टली वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के खिलाफ बात नहीं है, पर इनडायरेक्टली यही बात है कि वी डोंट वांट प्राइवेटाइजेशन। ये आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स जो ज़्यादातर मेजॉरिटी महिलाएं हैं पूरे देश में, और आशा ये है, सिर्फ आशा कोई गुजरात की स्कीम नहीं है, ये है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, उसका नाम है। वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर का पूरा ये है, उसका इंडियन रूरल हेल्थ मिशन जो है उसका हिस्सा है। तो आशा वर्कर्स पूरे देश में 10 लाख हैं, ये सब महिलाएं हैं। और आशा वर्कर का इतना सारा काम है। कोरोना में अभी हमने जो मुलाकात की आशा वर्कर से, तो सबने बोला कि कोरोना के टाइम पे सब लोग डरते थे मौत से, सिर्फ हमें नहीं डरना था, हमें घर घर जाके विजिट करना था। तो अगर हम कंप्लेन करते थे तो बोलते थे ठीक है नौकरी से निकल जाओ, क्या प्रॉब्लम है आपको, अगर पसंद नहीं है तो। मतलब 2000 का सैलरी है उनका। आप सोचिए 2000 के सैलरी में उनको सब कुछ काम करना है। आशा वर्कर है पूरा हमारे हेल्थ सिस्टम जो है उसका एक पूरा लिंक का बैकबोन है, मतलब उसका करोड़रज्जु जो हमारे बोलते हैं वो
वो महिलाएं हैं कि जो घर घर जाके हेल्थ सर्विसेज से लोगों को एक्वेंट करती है। वो वैक्सीनेशन हो, इम्यूनाइजेशन हो, हर कोई हेल्थ के जो प्रोग्राम है वो घर घर जाके ये आशा वर्कर ये करते हैं। उसका स्टैंडर्ड ये है कि 1000 पॉपुलेशन में एक आशा वर्कर होगी, 2000 पॉपुलेशन होगा तो 2 आशा वर्कर होगी, और ऐसी 10 आशा वर्कर या 20 आशा वर्कर के ऊपर एक आशा फैसिलिटेटर होंगे। ऐसे उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, पर उनसे जो एक्सपेक्टेड है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब एक कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसा, मतलब ये लोग हेल्थ में काम कर रहे हैं, तो आप समझिए आधे डॉक्टर जैसा ही उनका काम है। लोग उन पे डिपेंड कर रहे हैं कि टीबी हुआ है गांव में किसी को, तो टीबी का गोली खिलाने को जाने का इतना नहीं, सिर्फ फिर मिस कॉल भी करना है। देखिए, मिस कॉल पार्टी और ये मिस कॉल गवर्नमेंट, वो मिस कॉल करना है कि हमने कर दिया टीबी पेशेंट को, हमने उनका जो मेडिसिन है उसका डोज दे दिया। तो मोबाइल भी ये करना है। तो हम मिलने गए आशा वर्कर को, तो वही बोल रहे थे कि अभी हमारे पास मोबाइल हम नहीं यूज़ करेंगे, हमारा मोबाइल क्यों ये यूज़ करें, हम क्यों खर्चा उठाए, सरकार तो कुछ भी नहीं देती है, 2000 रुपये सिर्फ सैलरी। और बीच में अनाउंसमेंट किया था गुजरात गवर्नमेंट में कि 5000 रुपीज़ अभी सैलरी हो जाएगी आशा वर्कर की। तो हमने पूछा कि भाई आपका तो सैलरी बढ़ा दिया गया है, तो बोले नहीं नहीं, ये तो इंसेंटिव है कि सैलरी है, कुछ क्लियर ही नहीं है। अभी गुजरात में 4 महीने से आशा वर्कर को सैलरी नहीं मिला है। गुजरात के आशा वर्कर का जो यूनिफॉर्म है वो 4 साल से नहीं मिला है, 4 महीने से सैलरी नहीं मिला, 4 साल से यूनिफॉर्म नहीं मिला है। और जब घर घर पे जाते, आप जानते हैं कि लोग उनके साथ कैसे, महिलाओं के साथ कैसे मिसबिहेव भी करते हैं, काफ़ी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी शिकार होते हैं। उसके लिए कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है उनके पास, किसको कंप्लेन करे, किसके पास जाए। और वो लोकल होते, आशा वर्कर वही गांव की महिला होती है, इसलिए वो लोकल भी होते। उसमें कितना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और बहुत सारा उसका जो है वो भी काम करता है। उसको सहते सहते आशा वर्कर सब काम कर रहे हैं। हाँ, वो बात सही है कि उनको कहीं जाना नहीं है ऑफिस में, पर घर में अपना काम ख़त्म करके हर घर का विज़िट करना है। फिर वो अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उनके डिलीवरी के लिए उनको ले जाना है, उनका चेकअप, मेडिकल चेकअप के लिए ले जाना है। मतलब आप घर से निकले 12 बजे तो रात को 8-9 बजे आओगे, पता नहीं है कैसे कब आओगे, कैसे कब नहीं आओगे। तो उनका ऐसे 24 आवर्स सर्विस है और उनकी सैलरी है सिर्फ 2000। तो 24 आवर्स वाले काम में इतना कम सैलरी और उनकी जिम्मेवारी इतनी ज़्यादा है, तो वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारी सैलरी कम से कम मिनिमम वेज के हिसाब से तो होनी चाहिए। तो गुजरात गवर्नमेंट ने अभी मिनिमम वेज रिवाइज़ किया है, उसमें 230 है पर डे। तो अगर 230 का भी है तो ये 2000 तो कहाँ उसमें फिट होता है। और फिर उनको कोई, वो बोलते हैं कि हम इंसेंटिव देंगे, पर इंसेंटिव कभी मिलता ही नहीं। कोरोना के इंसेंटिव का प्रॉमिस गवर्नमेंट ने किया था, गुजरात गवर्नमेंट ने, अभी तक कोई इंसेंटिव उनको नहीं मिला है। उन्होंने इतनी सारी कोशिश की थी कोरोना के टाइम पे लोगों को हेल्प, मेडिकल हेल्प पहुंचाने की, पर उसका कोई एप्रिसिएशन भी नहीं और उनका कोई कंसिडरेशन भी नहीं। तो आशा वर्कर है जो बहुत बड़ी तादाद में, और सबसे बड़ी बात है कि वो सब महिलाएं हैं, तो उनको घर का भी जिम्मेवारी है, घर का भी काम और टेंशन है, उसके बीच एक काम के लिए उनको जाना है। और आंगनवाड़ी वर्कर्स, उनका भी जो है उसमें उनका आंगनवाड़ी वर्कर जो है उनका सैलरी थोड़ा ज़्यादा है, 7500, पर आंगनवाड़ी हेल्पर का इतना ज़्यादा नहीं है। आंगनवाड़ी वर्कर का भी काम आप जानते हैं, वो भी एजुकेशन के उसमें ये करते हैं, बच्चों को रखना, बच्चों को सैनिटाइजेशन और ये सब ये करना, उनको ओरिएंट करना, और फ्यूचर मतलब एजुकेशन के लिए प्राइमरी एजुकेशन में एंट्रेंस लेने से पहले बच्चों को तैयार करना, वो आंगनवाड़ी वर्कर का काम है। उनका भी वही डिमांड है कि हमें कब तक आप ऐसे करोगे। आंगनवाड़ी वर्कर्स का ऐसा होता है कि जैसे पोस्ट खाली होता है या कोई रेजिग्नेशन दे देता है तो नई रिक्रूटमेंट होती है, पर ये कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। ना आशा वर्कर का कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है, ना आंगनवाड़ी वर्कर का है। तो इनका डिमांड है कि हमें परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में ट्रीट किया जाए, उनको उनकी सैलरी मिनिमम वेज के हिसाब से लागू किया जाए और उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। हमारे जो साथी आशा वर्कर है तो वो मेडिकल ऑफिसर से कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ होगा उनका
कि कैसे हम रात को महिलाओं को लेके आए, आप लोग व्हीकल प्रोवाइड नहीं करते, हम लोग घर से हम वापस कैसे जाए, अगर महिला को एडमिट कर लिया फिर व्हीकल तो आपका वहाँ रह जाएगा, हम वापस घर कैसे जाएंगे। तो उनको थ्रेट दिया गया कि आपको निकाल देंगे हम नौकरी से, आपको नहीं ये है ना तो आपको निकाल देंगे, ठीक है आपको पसंद नहीं है तो मत रहिए। तो ये जो अप्रोच है कि इतना सारा जो काम करते हैं आशा वर्कर, उनके साथ ऐसा बिहेवियर मतलब है। ये दूसरे जो एम्प्लॉइज़ है गुजरात में आंदोलन में, उनके बारे में भी मैं बताना चाहूँगी कि आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज़ है काफ़ी गुजरात में। आप तो जानते हैं कि अभी गुजरात में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, एक सिर्फ गुजरात की बात नहीं, ऑल इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण और प्राइवेटाइजेशन चल रहा है तो आउटसोर्सिंग एजेंसी को थ्रू कोई भी ऑफिस का काम चलता है। तो आउटसोर्सिंग एजेंसी वाले एम्प्लॉइज़ भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें परमानेंट नौकरी दीजिए, और जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है वो भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें परमानेंट नौकरी दीजिए, हमें फिक्स सैलरी मिलना चाहिए। कभी अगर ये आउटसोर्सिंग एजेंसी का कैसा होता है, आउटसोर्सिंग एजेंसी ने इतना 1000 मंथली क्लेम किया कि इतने एम्प्लॉय को हम आपको प्रोवाइड करेंगे, मतलब सर्विस प्रोवाइडर, उसका बहुत फैशनेबल नाम है सर्विस प्रोवाइडर। तो इतना पैसे आप ए पर हेड इतना आएगा खर्चा, तो इतना गवर्नमेंट ऑफिस से वो लोग लेते हैं पैसे, आउटसोर्सिंग एजेंसी। फिर उसमें से वो सैलरी तो वो लोगों को देते ही नहीं है, वो तो आधी ही देते हैं, वो बात हम जानते हैं। तो ये जो चल रहा है सरकार भी जानती है बात को, फिर भी, और ये सब लोग हैं कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग एजेंसी वाले कौन होते हैं वो भी हमें पता है। पहले हम सोचते थे कि भाई ये ऑटो रिक्शा अहमदाबाद में चल रही है शटल वाली, वो किसकी है वो हम जानते हैं। ऐसे अभी आउटसोर्सिंग एजेंसी के कौन मालिक है या कौन उसके इसका मैनेजमेंट कर रहे, वो भी अभी नोन हो गया कि किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो पूरी ऑफिस आउटसोर्सिंग एजेंसी से चल रही है। गुजरात का सेक्रेटेरिएट है गांधीनगर का, वो अभी 50% वहाँ खाली है जगह। और 2016 में एक रिक्रूटमेंट हुआ था, फिर 2021 और 22 में तो एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, और सेक्रेटेरिएट में सब लोग रिटायर्ड हो रहे, 50% से ज़्यादा लोग रिटायरमेंट में है, फिर भी वो लोग वैकेंसी फिलअप नहीं करते। और जो गवर्नमेंट एजेंसी है, अभी गवर्नमेंट इलेक्शन आ रहा है तो बोल रहे हैं 1 लाख लोगों को हम अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे, पर अपॉइंटमेंट लेटर कब दोगे जब सिलेक्शन प्रोसीजर ही नहीं हुआ है, तो कैसे अपॉइंटमेंट लेटर देंगे आप? क्या ये फेक देंगे आप, या कोई प्रोसीजर फॉलो किए भी ना होगा? आपको पता है रिक्रूटमेंट स्कैम कैसा कश्मीर में निकला है, जिसका गुजरात तक उसके मिले हैं कॉन्टैक्ट की जम्मू एंड कश्मीर में फेक रिक्रूटमेंट का एक स्कैम हुआ, उसके कुछ लोग गुजरात में उसके कॉन्टैक्ट निकले हैं। तो ऐसे रिक्रूटमेंट स्कैम भी होते हैं हमारे देश में। अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा सवाल है, उसमें रिक्रूटमेंट की बात, और सब लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी होनी चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री तो बोलते हैं गवर्नमेंट नौकरी पे क्यों, आप पकौड़ा भी ये करके कर सकते हैं, आप ये भी करके। अभी तो गुजरात में ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में कोई ऐसा भी बोले कि क्या एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, आप ड्रग्स के कारोबार में दाखिल हो जाइए। तो ये जो माहौल बन रहा है तो बहुत ही भयंकर है। ये आंगनवाड़ी वर्कर जो है, उनकी डिमांड के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी कि वो लोग चाहते हैं कि वो 3rd and 4th जो गवर्नमेंट में होते हैं कैसे क्लासिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय का, उसमें वो 3rd and 4th स्टेज के एम्प्लॉयमेंट की डिमांड कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि हमें ये जो आशा और आंगनवाड़ी दोनों का ओनेरियम है, ये कोई सैलरी नहीं है, तो ये ओनेरियम सिस्टम निकाल दीजिए, हमें सैलरी चाहिए। और ये छुट्टी और ये ओनेरियम का जो है वो नहीं, हमें रेगुलर सैलरी मिलनी चाहिए इक्वल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो है एम्प्लॉय जो होते हैं गवर्नमेंट में, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, उसका ग्रेड पे तय होता है कि ये ग्रेड में आपको एम्प्लॉयमेंट होगा, फिर आपका सैलरी इतना होगा, फिर आपका पीएफ इतना कटेगा, फिर आपको इतनी छुट्टियां मिलेगी। ये सब जो उसके कानून एकदम तय होते हैं, वो ऐसा एम्प्लॉयमेंट उनको चाहिए। और आंगनवाड़ी भी अभी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात पूरा प्राइवेट हाथों में दे रहा है। कैसे देते हैं प्राइवेट हाथों में, ऐसे दिखाई नहीं देगा, पर कोई एनजीओ वाले हैं,
कोई महिला मंडल चला रहे हैं, उनको दे देते कि आप चलाइए आंगनवाड़ी। तो उसमें पूरा माल प्रैक्टिसेस होने की संभावना है, क्योंकि वो जो लोगों को आंगनवाड़ी चलाने के लिए देंगे उसमें जो रिक्रूटमेंट होगा उनको तो उनकी दया मर्जी पे रहना पड़ेगा। तो ये आंगनवाड़ी वर्कर्स का डिमांड है। और अच्छी बात है कि पूरे गुजरात में ये महिलाएं 3 दिन का उनका आंदोलन था, सब ने मास सीएल लिया है, छुट्टी लिया है और सब लोग मेमोरेंडम देने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तालुका प्लेस पे जा रहे हैं। फिर मिड डे मील वाले भी अभी आंदोलन में है। फिर ये लोक रक्षक दल का जो कैटेगरी है गुजरात में वो तो कब का पेंडिंग है, उसका भी आंदोलन चल रहा है। और ग्राम रक्षक दल वाले जो है वो भी आंदोलन में हैं। और आपने न्यूज़ पढ़ा होगा कि गुजरात में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, फॉरेस्ट गार्ड, मतलब फॉरेस्ट गार्ड का तो बहुत सीनियर पोजीशन है। ये फॉरेस्ट जैसे जीआरडी है ऐसे फॉरेस्ट का ये है लोअर कैटेगरी के एम्प्लॉय, वो आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए अभी सेंसस जो हुआ लायन का, एशियाटिक लायन का, वो ठीक से हो नहीं पाया क्योंकि वो लोग स्ट्राइक पे थे। तो जो लोग वहाँ ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जिनको पता है कि लायन कहाँ रहते हैं, कहाँ से निकलते हैं और उनके क्या निशानी होती, कैसे उसका काउंट, तो गुजरात में लायन का सेंसस पूरा डिस्टर्ब हो गया। फिर भी गवर्नमेंट ये बात को नहीं समझ रहे। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने 5 मिनिस्टर की कमेटी बनाई है, वो हर कोई लोगों को बुला रहे, आइए आइए हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, वो करेंगे। पर सब लोग प्रॉमिस मांग रहे हैं क्योंकि सबको डर है, इलेक्शन आ रहा है तो प्रॉमिस तो करेंगे पर उसको लेके कोई ना कानून ला पाएंगे ना कोई डिक्लेयर कर पाएंगे, क्योंकि अभी चुनाव कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं गुजरात में, तो कोड ऑफ कंडक्ट होगा तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए सब लोग एश्योरेंस मांग रहे हैं गवर्नमेंट से। तो 5 मिनिस्टर का कमेटी है पर वो कोई काम की नहीं है, आंदोलन चल ही रहे। हर दिन आप देखिए, यहाँ संडे को अहमदाबाद में संडे को इतना बड़ा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का फेडरेशन का रैली निकला था, बहुत बड़ा रैली निकला था। तब लगता है कि गुजरात में लोग आवाज़ उठा रहे, हो सकता है अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, पर लोग बाहर निकल के बात को रख रहे हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत में जो हेल्थ वर्कर है, कॉरपोरेशन के जो हेल्थ वर्कर है, जो सफाई कर्मचारी है, सब लोग आंदोलन में। मुझे तो लगता है अभी आपको पता होगा विलेज का जो सेक्रेटरी जो है उनको तो बढ़ा दिया सर गवर्नमेंट ने कि इंसेंटिव अभी आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, पर वो लोग भी एश्योरेंस मांग रहे हैं कि बढ़ा तो दिया पर इम्प्लीमेंटेशन कब होगा। क्योंकि ये जो आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स को मैं मिली, उससे अगले हफ्ते मैं एक विलेज सेक्रेटरी महिला को मिली थी। वो बोले हम कितना करते, ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ना मीटिंगों में, प्रधानमंत्री की या होम मिनिस्टर की या सब मंत्रियों की, ये भीड़ इकट्ठा करना हमारा काम है। हम कोई विलेज सेक्रेटरी के रूप में कुछ काम नहीं कर रहे, हमें तो वो काम करना है मास को मैनेज करना, मतलब ये ऑडियंस मैनेजमेंट में हम लोग जुटे हुए हैं। तो विलेज सेक्रेटरी का यही बहुत बड़ा काम है। और लोग इतने चिढ़ते हैं, नाराज़ होते, वहाँ ले जाते हैं ट्रक या बस और अरेंज करके खाना फूड पैकेट छोटा सा देते, फिर वहाँ देर हो जाती है, धूप होती है, तो लोग आके हमें गाली देते हैं कि क्यों हमें ले जाते हो। और वहाँ से गांधीनगर से पूरा इंस्ट्रक्शन होता है, अगर हम ना भीड़ इकट्ठा करें, लोगों को मजबूर ना करें जाने के लिए, तो सेक्रेटरी नाराज़ होते और ऊपर मिनिस्टर नाराज़ होते। तो एक ये नाराज़गी के बीच विलेज सेक्रेटरी बेचारे क्या करें, तो वो लोग भी बहुत नाराज़ है। तो ये जो अभी जितने तरह के एम्प्लॉई है वो सब लोग हाँ, ये वाटर सप्लाई वाले भी अभी मूवमेंट में है। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। और मैं आपको बता दूं कि गुजरात में ये सब का टोटल रिपोर्टिंग जो है डिटेल में, वो फुलछा पूरा करता है कि ये डिस्ट्रिक्ट में, तालुका प्लेस में आज ये एम्प्लॉई ने दिया मेमोरेंडम, ये उनकी डिमांड है। दूसरा किसी अखबार ने इतना डिटेल लिंक करके रिपोर्टिंग नहीं किया है। वो आता है रिपोर्टिंग पर बहुत अलग अलग आता है, तो समझ में नहीं आता है, पर ये लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से रिपोर्टिंग किया है। ये जो मिड डे मील वाले, मिड डे मील का तो हम बहुत ही चर्चा करते हैं कि मिड डे मील के कारण ड्रॉप आउट रेट कम हुआ, उनका बहुत छोटा डिमांड है।
उनका डिमांड है कि भाई बच्चों को जो हम खाना देते हैं उसका तो ठीक है, सिविल सप्लाई उनको पीडीएस से देता है, पर बच्चों को जो नाश्ता देते हैं, जो ऐड किया है सरकार ने, उसका कोई प्रोविज़न ही नहीं है, उनको देते ही नहीं सप्लाई। तो पहले सप्लाई तो दीजिए ताकि हम बच्चों को नाश्ता खिला पाए, खाना उससे पहले नाश्ता और उसके लिए अलग मतलब सप्लाई होना चाहिए और उसके लिए अलग पैसे का भी प्रोविज़न होना चाहिए। और कुकिंग कॉस्ट में जो ये हुआ, गैस के भाव इतने हुए, वो आप जानते हैं कि मिड डे मील के एम्प्लॉइज़ जो है उसमें एक मिड डे मील के कोऑर्डिनेटर होते हैं, उनको रखना होता है कुक और एक कुक के असिस्टेंट, बस ये 3 लोगों को सब मैनेज करना है। और ये भी बात बहुत जाहिर है कि सिर्फ बच्चे नहीं खाते, टीचर्स भी खाते हैं, और टीचर्स खाते इतना नहीं, टिफ़िन लेके भी घर जाते हैं, ये बात भी अभी सब जानते हैं। तो इतने लोगों का बनाना है और मिलता है बच्चों का सप्लाई, और इसमें एडिशन 10-20 होते रहते हैं। गांव में शायद कोई पावरफुल सरपंच या लोकल रिप्रेजेंटेटिव हो, उनको भी कभी कभी टिफ़िन देना होता होगा, पता नहीं है, पर हो सकता है। तो सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट का सप्लाई बहुत लिमिटेड है, पर उनका मेनू बहुत बड़ा होता है। हमारे गवर्नमेंट मतलब चीफ मिनिस्टर अनाउंस करते हैं, देखो हमने मेनू कितना बढ़िया दिया है हमारे बच्चों के लिए, पर वो मेनू को ये कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए, मेनू को हम हिसाब से खाना बच्चों को दे पाए, इतना सप्लाई तो होना चाहिए ना, इतने पैसे तो होने चाहिए ना, इतना कुकिंग गैस और कुकिंग के लिए पूरे बर्तन तो अवेलेबल होने चाहिए ना, वो सब कुछ नहीं देखना है, बस अनाउंस करना है सिर्फ। तो ये पब्लिसिटी का जो गुजरात में पूरा एक डिजीज़ के रूप में सिर्फ होर्डिंग लग जाना और फिर पब्लिसिटी कर देना और अखबार के पूरे फुल पेज एडवर्टाइजमेंट, और ये शायद मुझे लगता है कि ये गुजरात का डिजीज़ सब स्टेट को लागू हो गया है। अभी हर कोई स्टेट वाले गुजराती अखबार में भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, एक नहीं पूरा 2-2 पेज भर के, कि हमने कितना आगे हमारी सरकार ने किया है। तो ये पब्लिसिटी का जो डिजीज़ है वो शायद देश में लागू हो गया है, और ग्राउंड लेवल पे आप जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो डिमांड आंगनवाड़ी वर्कर की थी वो मैंने बताया, मिड डे मील, ये जो मैं बात बता रही हूँ खास करके इसमें महिलाओं का सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। ये 3 स्कीम जो है, मिड डे मील, आंगनवाड़ी और आशा में, दूसरी जगह पे महिलाएं हैं पर ये डोमिनेट करती है महिलाएं, मतलब मेजॉरिटी महिलाएं ही है इसमें, इसलिए उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दूसरे यूनियन जो है, जो मेल डोमिनेटेड जनरली होते हैं यूनियंस, वो महिलाओं के सवालों को, बात को आगे भी नहीं करते, क्योंकि हर जगह पे महिलाओं को जो इनडायरेक्ट सेक्सुअल हेरेसमेंट का जो शिकार होना पड़ता है उसकी बात तो कभी बाहर नहीं आती है। वो सरपंच हो या स्कूल के प्रिंसिपल हो या कोई भी हो, लोकल रिप्रेजेंटेटिव हो। आपको याद है लास्ट वीक क्या हुआ अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पीएससी में, महिला डॉक्टर को वहाँ के लोकल जो म्यूनिसिपल काउंसिलर है उन्होंने उन पे ज़बरदस्ती गद्दा पानी पिलाया। क्यों? कि आप इनको ट्रीट नहीं करते, पहले दूसरों उनको कतार में बिठा दिया है। तो डॉक्टर ने सिंपल बताया कि भाई सब लोग लाइन में खड़े हैं, बैठे हैं, उनकी बारी आएगी तब मैं उनको ट्रीट करूँगी। इतने बात पे वो म्यूनिसिपल काउंसिलर नाराज़ हो गए और उनको पूरा हैरेस किया, उनको गंदा पानी पिलाया और उनको पूरा अपमानित किया गया। और फिर भी अभी तक वो म्यूनिसिपल काउंसिलर को सस्पेंशन नहीं हुआ है। वो तो रूलिंग पार्टी से, आप लोग जानते हैं, अखबार में आया है। और हमने तो डिमांड किया था कि जस्टिस वर्मा कमेटी ने जो निर्भया के टाइम पे बोला है कि कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव महिलाओं के साथ ऐसी बदसलूकी करते हुए पेश आए तो ऐसे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव को आप निकाल दीजिए उनकी पोस्ट से और उनको इलेक्शन लड़ने से डिसक्वालीफाई डिक्लेयर कीजिए। पर ये तो कब होने वाला है? जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन को कोई गवर्नमेंट नहीं ये करना चाहती है। पर ये अभी बात यहाँ तक आई है कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मतलब इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर में, नरोडा एरिया के पीएससी में, ए वुमन डॉक्टर, ना सिंपल एम्प्लॉय नहीं, कोई लोअर एक 4th क्लास या 3rd क्लास एम्प्लॉय, ऐसा नहीं, महिला डॉक्टर के साथ ये जो हुआ वो भी बहुत शर्मनाक है। और वहाँ अच्छा हुआ कि वहाँ महिला एम्प्लॉयज़ जो जितने थे कॉरपोरेशन के, सब लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन भी किया और कमिश्नर को एश्योरेंस देना पड़ा कि वो कॉरपोरेटर के खिलाफ स्टेप्स लिए जाएंगे। और रूलिंग पार्टी ने भी बोला है कि हम उनको पार्टी से
और ये निकाल देंगे। देखते हैं कि निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। और ये आशा वर्कर जो है, मैंने बताया आशा वर्कर के पे मैं इतना इसलिए जोर दे रही हूँ कि वो बहुत बड़ा बैकबोन है हमारे हेल्थ सर्विसेज में, एक लिंक के रूप में काम कर रहे हैं। कितने भी बड़े हम अस्पताल बना दे बड़े प्लेस पे, पर गांव के लोगों को ये हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो लिंक के रूप में काम करते हैं वो आशा वर्कर है। तो ये आशा वर्कर का इतना बड़ा आंदोलन, और ये 2000 का सैलरी, और इतनी बड़ी तादाद में पूरे देश में, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है, ये डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है एम्प्लॉय, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का मतलब ये है। पर हर स्टेट गवर्नमेंट उनको अलग अलग रेम्यूनरेशन मतलब ओनेरियम दे सकती है, वो प्रोविज़न है। गुजरात गवर्नमेंट ने वो ओनेरियम बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया है, और ये 2005 से शुरू हुआ है। ये जो आशा वर्कर का जो है काम, वो 2005 से वो इंडियन रूरल हेल्थ मिशन जो हमने मतलब लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तब से लोग काम कर रहे हैं। तो उनका सैलरी अभी भी 2000 हो, वो टाइम तो ठीक है 2005 में शुरुआत में, अभी भी 2000 हो, वो कितना शर्मनाक बात है। और एक ग्राम रक्षक दल के महिला लोग भी हमें मिले, उनकी भी कहानी अजीब है। ग्राम रक्षक दल के महिलाओं को क्या काम दिया गया था, हम जो कलेक्टर ऑफिस में गए थे मेमोरेंडम के लिए, वहाँ वो लोग भीड़ इकट्ठा हो जाए तो सबको बिठा दो, और कोई भीड़ में ये ना करे, ऑफिसर को कुछ ये ना करे, वो काम था। तो उनको 2008 से उनका रिक्रूटमेंट हुआ है ग्राम रक्षक दल में महिलाओं का। हम जानते हैं ग्राम रक्षक दल का क्या काम है। एक्चुअली तो गांव में महिला को इसलिए रिक्रूट किया है कि महिलाओं की सिक्योरिटी भी हो, पर वो लोग यहाँ कलेक्टर ऑफिस में नहीं है इनफ पुलिस फोर्स प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए इनको बिठाया है। उनको 2008 से रिक्रूटमेंट है, और उनका सैलरी वो टाइम 21 रुपीज़ पर डे था, वो बढ़ के 31 हुआ, बढ़ के आगे चला, अभी उनको 230 रुपीज़ पर डे मिलता है, और बस 230 रुपीज़। उनका नौकरी हम जानते हैं 180 डेज से ज़्यादा ही होगा, पीएफ अभी तो पहले दिन से होता है, पर इसको नौकरी नहीं बोलते। जो गवर्नमेंट का पूरा स्मार्ट गवर्नमेंट में ये सब स्मार्टनेस होती है ब्यूरोक्रेसी की और गवर्नमेंट की भी, और ये स्मार्टनेस जो है लोगों को एक्सप्लॉइट करने का। और ये महिला लोग सुबह से आते हैं, शाम को घर जाते हैं, सिर्फ 230, अगर छुट्टी तो एक भी पैसा नहीं, मतलब महीने में 30 डेज़ में होता है कि, और संडे भी होता है वो भी कट जाता है। और हम जानते हैं कि महिला लोगों को सबसे ज़्यादा छुट्टी होती है, घर में कुछ हो तो महिला को छुट्टी, कोई बीमार है तो महिला को छुट्टी, खुद बीमार हो तो छुट्टी, मतलब पूरे महीने में 30 डेज़ में हार्डली 15 डेज़ वर्किंग होते हैं। तो आप सोचिए कितना सैलरी है उनका। तो अगर ये सैलरी में लोग काम कर रहे हैं गुजरात में, इतनी महंगाई है, वो आरबीआई का डेटा भी बता रहा है कि कितनी महंगाई अभी 2 डिजिट में पहुंच गई है। और वो तो मना करते हैं गवर्नमेंट वाले, बहुत ही क्लेम करते हैं कि महंगाई नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, फिर भी ये जो सिचुएशन है उसमें लोग जैसे काम कर रहे हैं वो कितना मतलब सराहनीय है। वो लोगों को ये करना कि वो लोग तब भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और वो ड्यूटी कर रहे हैं उसका एप्रिसिएशन होना चाहिए, उसका ये होना चाहिए, वो हमने नहीं किया। उनको ठीक से कॉम्पनसेशन या ओनेरियम को बढ़ावा या उनको सैलरी एम्प्लॉय के रूप में लेना, वो सब काम नहीं किया। ये जो आशा वर्कर थे उनका मेमोरेंडम में जो डिमांड है, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूँगी। ऐसे उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, फिर भी उनकी कितना मिनिमम वेज एक्ट की बात करते हैं। देखिए मिनिमम वेज एक्ट का कानून है हमारे देश में, तो बोलते हैं कि हमें एटलीस्ट मिनिमम वेज के हिसाब से तो पैसे मिलने चाहिए। और ये जो आशा वर्कर और फैसिलिटेटर जो है उनको एक चौक मतलब फिक्स सैलरी मिलनी चाहिए, ओनेरियम नहीं चाहिए। और उनका वर्किंग आवर्स भी फिक्स होना चाहिए कि रात को 9 बजे भी बुलाया, या कोई केस आया रात को 10 बजे तो फिर जाना होगा। तो ये वर्किंग आवर्स भी फिक्स नहीं है, तो वर्किंग आवर्स भी फिक्स और उनका फिक्स सैलरी भी होनी चाहिए। और जो भी काम कर रहे, इम्यूनाइजेशन का अलग काम कर रहे हैं, या सैनिटेशन का अलग काम कर रहे हैं, या कोई कैंपेन ले रहे हैं, या मलेरिया का ये चल रहा है, तो उसके लिए उनको अलग से पैसे मिलने चाहिए। और अभी जो इंसेंटिव मिलता है
वो इंसेंटिव रेगुलर नहीं है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। 1 महीने में मिला, फिर 6 महीने नहीं मिला, 8 महीना नहीं मिला। और उनको उनकी डिमांड है कि हमें जो यूनिफॉर्म और ये सब डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने वो भी मिलना चाहिए। और ये सब जो महिला लोग हैं उनकी एक मूल बात वो भी है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट तो है ही, साथ में उनका है कि हमें एक सोशल सिक्योरिटी और ये सेक्सुअल हैरेसमेंट या डिस्क्रिमिनेशन से हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ये बात लाउडली बाहर नहीं आ रही है, पर हर कोई महिला से जो हमने बात किया तो एक हिडन ये बात थी कि हम किसी के घर जाते हैं तो लोग कमेंट करते हैं आशा वर्कर को कि आप तो फ्री हो ना इसलिए चले आए हमारे घर पे। उनका काम है होम विज़िट करना, तो लोग ऐसे गांव में ताना भी मारते हैं उनको और फिर बोलते हैं कि आप नहीं क्यों करोगे, आपको तो सैलरी जो मिल रहा है। और उनको नहीं पता है कि इतना कम उनको ओनेरियम मिल रहा है, सैलरी तो नहीं मिल रहा है, ओनेरियम है वो इतना कम मिल रहा है, गांव वाले नहीं जानते तो उनको ताना मारते। तो वो महिलाएं बोले हम कितना समझाते हैं कि हमें कोई ठीक से मिलता ही नहीं पैसे। तो आप लोग ये बात को सोचिए, गांव वाले इतना जानकारी नहीं रखते हैं और कुछ लोग उनका इनडायरेक्टली सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की भी कोशिश करते हैं मेल मेंबर्स। तो उनको डर भी लगता है, रात को जाने के टाइम पे भी डर लगता है, व्हीकल नहीं है, मोबाइल नहीं है, इतने सारे प्रॉब्लम के साथ वो बोले कि फिर भी हमारी तो कोशिश है कि हम हेल्थ सर्विसेज आम जनता को पहुँचे, मतलब उनको हम हॉस्पिटल तक ले जाए, उनका कोई प्रॉब्लम है, उनका कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है तो हम एड्रेस कर पाए, हम चाहते हैं। पर हमें बेसिक जो इतना है फैसिलिटी वो तो मिलना चाहिए। तो ये जो एम्प्लॉइज़ का और सबका जो आंदोलन है, जो डिमांड है वो मेन इकोनॉमिक है और मूल डिमांड है रेगुलर सैलरी, रेगुलराइजेशन ऑफ देयर सर्विसेज और गवर्नमेंट नौकरी का प्रोटेक्शन, जो सबकी चिंता की बात है। और कोरोना के बाद ये डिमांड इसलिए लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। 2 साल कोरोना में जो भुगता है सबने, उसके कारण सबको ये डर है कि ये भी जो हमें थोड़ा भी मिल रहा है ओनेरियम, ये सब कुछ चला जाएगा या उनके साथ ठीक से जस्टिस नहीं किया जाएगा, इसलिए सब लोग मूवमेंट कर रहे हैं। और अच्छी बात है कि लोग डरे बिना अपनी बात को रख रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा जो महिलाएं आई थी, सब ने ऐसा बताया, आप अगर वहाँ होते तो आप सबको पता होता, देखते आप लोग कि महिलाएं कितनी नाराज़ है। ये तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और आके हम लोग ये कर दिए, गुजरात को वो कर दिए, पूरा सूरत बदल दिया। अगर सूरत बदल दी है गुजरात की तो इतने लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं, ये सवाल आज अहम है। बस ये बात मेरी यहाँ मैं ख़त्म करती हूँ। मैंने कोशिश किया बात को आपके साथ शेयर करने की। धन्यवाद। मीनाक्षी बहन ने बहुत ही विस्तार पूर्वक आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में बताया। खरेखर ये बहुत ही मर्मांतिक है, दुखदायक है और इसके बारे में जितना भी कहना है ये कम पड़ता है। और मीना बहन ने वो जो वर्कर्स की डेथ के बारे में बताया, मैं थोड़े उसके बारे में कुछ स्लाइटली बताऊंगा। लेबर लॉज इतने हल्के हो गए हैं, सारे लेबर लॉज जो हैं वो मालिक, बिल्डर्स, मिल मालिक, इनको ही फायदा होता है। गरीबों मरते हैं और गरीबों के जो मरते हैं कभी कभी वो बाहर आ जाता है। तो अहमदाबाद शहर में हुआ कि वो 7 लोग मर गए तो आ गया। और ये घटना अहमदाबाद में कितने बार हुआ है। लास्ट ईयर अहमदाबाद में 41 वर्कर्स मरे, 41 वर्कर्स, 49 होगा तो पता नहीं, करेक्शन सब्जेक्ट टू करेक्शन 41 जैसा मैंने जो लिखा है 41 लिखा है।
और गुजरात में, ये तो अहमदाबाद में हुआ, इतना बड़े शहर में मीडिया के प्रेजेंस, बड़े बड़े वीआईपी टीआईपी के प्रेजेंस में हुआ। सवाल तो मेरे की जगह में है कि यहाँ अहमदाबाद में हमारे सेंसिटिविटी है क्या? ये पान में अगर चूना अगर कम हो जाता है तो अदानी अंबानी और बड़े बड़े अधिकारियों का तो कितनी बड़ी बात हो जाती है, लेकिन 41 वर्कर्स एक साल में मरते हैं, उसकी कोई आपको मैंने कोई इसके बारे में कोई सेंसेशन जो कहते हैं वो सेंसेशन तक भी नहीं है। एक दिन पेपर में निकलने के बाद सेकेंड टाइम उनके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। आज आया कोई नायक मरा है, कोई दाहोद से मरा है, कोई पंचमहाल से मरा है, बस इतना। तो है कौन लोग? है आदिवासी, दलित, जो दलित की बात होती है, आदिवासी हैं सब। और उम्र कितना है? 20, 21, 25 साल तक। और थोड़ा थोड़ा आज आया तो इनको लेके बड़े बड़े कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग बनता है उनके छोटी खोली वोली में रखते हैं और जैसे हालत में रहते हैं। आप कभी भी जाएंगे नेकेड आई में देखेंगे बच्चे को भी 2 पोल से बांध के बच्चे को बड़ा किया जाता है। छोटा बच्चा भी, प्रेग्नेंट वुमन भी होगी, वो बच्चा को लेकर कहाँ गांव छोड़ के आए तो क्या करेंगे, यहीं आके रहते हैं। तो इनकी बारे 41 वर्कर लास्ट ईयर मरे। और अक्खा गुजरात में लास्ट ईयर 906 नियर 1906 वर्कर्स डाइड लास्ट ईयर। और वो तो कई कोने खांचे में हुआ होगा, आपको तो मतलब छपाए, हमारे मीडिया अगर हाथ में है तो इसको छुपाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा सरकार तो ये रेडी होता है, छुपा दो, फिगर कम करो, ज़्यादा मत बोलो। इसमें से 791 मेल्स हैं और फीमेल है 115 फीमेल्स। तो फीमेल भी काम करते हैं, फीमेल भी मरते हैं, मेल मरते नहीं ऐसा नहीं है। इस बार जो हुआ अहमदाबाद में वो मेल ही मरे, लेकिन बाकी जो 906 में लास्ट ईयर 115 फीमेल्स मरे। और ये क्रम में तो भारत में 4th है। हमारा क्रम के लिए फर्स्ट होना चाहिए ना, हमको तो हर चीज़ में फर्स्ट होना चाहिए। फर्स्ट तो महाराष्ट्र हो गया, क्या किया जाएगा, लेकिन फर्स्ट में नहीं है। सेकंड भी तो नहीं हो पाया, सेकंड राजस्थान हो गया, 3rd मध्य प्रदेश हो गया और 4th ही हुआ हमारा गुजरात। तो ये जो बात है कि वर्कर्स के डेथ के बारे में नो सेंसेशंस। और अहमदाबाद शहर के अंदर में जहाँ एक प्रकार का हम कहते हैं वेरी क्रीम सोसाइटी, जो गुजरात के सारे क्रीम, खाली गुजरात के नहीं, ये भारत के क्रीम सोसाइटी, सारा दुनिया देख रहा है गुजरात को। और यहाँ मुझे थोड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, शायद टू अर्ली, या वर्कर्स का डेथ के बारे में कोई सेंसेशन हमारे यहाँ नहीं होता है, नेदर पॉलिटिकली नॉर ट्रेड यूनियन वाइज, नॉर की माने कोई जो सामाजिक संस्था है, या कोई सिटीजन्स रिएक्शंस, या कोई कटार लेख, या कोई मीडिया रिएक्शन, कोई मीडिया डिबेट, ये सब नहीं होता है। अगर इसमें पोल में इम्पैक्ट तो नहीं होने वाला है ना, अगर इलेक्शन में इम्पैक्ट तो होने वाला नहीं है ना। जो 906 मर गए या लास्ट ईयर 41 लोग मर गए, ये कोई बीजेपी को तो हराने वाले नहीं है ना ये फिगर्स, तो दे डोंट बदर अबाउट इट। तो मेरा जो एक प्रकार धिक्कार है कि ये जो सेंसिटिविटी जो खत्म हो रही है, जो सेंसिटिविटी खत्म हो रही, आज पेपर में आज है, पेपर में भी है, पेपर में भी कहाँ उसका भी एक गुणांक भी है, किस पेपर में ज़्यादा है, किस पेपर में कम है, किसको अंडर प्ले करने की कोशिश की गई है। एक पेपर में बड़ी शर्म की बात आता है, वो कुछ 7वें मंजिल में कुछ मजदूर हंसी मजाक कर रहे थे, इसीलिए वो गिर गया। अच्छा, 13 मंजिल से गिर रहे, 7वें मंजिल में अगर कोई मजाक मस्ती, मजदूर लोग मजाक मस्ती नहीं करेंगे, पूरा एकदम आयरन फेस, आयरन मास्क, मिलिट्री आदमी जैसे खड़े होकर काम करना चाहिए, तो इनको मजाक मस्ती नहीं होगा। बीड़ी पीने के लिए कोई मजाक मस्ती नहीं होगा, चाय पीने के लिए नहीं होगा। तो ये मजाक मस्ती कर रहे थे, इसीलिए ऐसा हुआ। तो ये मीडिया का जो जर्नलिज्म का जो है, आई एम सॉरी टू टेल अबाउट दिस रिपोर्टिंग, कि आप सोचते हैं कि मजदूर लोग, गरीब किसान, गरीब मजदूर, वो हंसी मजाक नहीं करेंगे, हंसेंगे नहीं और रोएंगे भी नहीं, आपको उनको रोना भी मना है। तो इस तरह का आप कहना चाहते हो, तो आप इससे क्या इंडिकेट करना चाहते हो? व्हाट आर यू गोइंग टू इंडिकेट अबाउट द डेथ ऑफ द मजदूर? ये मजदूरों की डेथ जो है, क्या एक मजाक की बात है? ये खाली मीडिया के 2 लाइन न्यूज देने की बात आपने मेहरबानी कर दिया इसको लेकर। और कंपेंसेशन को लेकर, जैसा आप कोई भी गड्ढा में गिर गया, कोई अगर आदमी अगर किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया, किसी तरह बस उलट गया, कोई वैष्णो देवी जा रहे वहां मर गए, तो उनके लिए जितना सरकार उदार होता है पैसा देने के लिए, आप इनके लिए इतना उदार क्यों नहीं होते हैं?
आपको तो पैसा तो है आपके पास ना, 4,000 करोड़ रुपए आपके पास है। वाई यू आर ओनली बेनिफिटेड ओनली 185 फैमिलीज? क्यों इसके बारे में यहाँ इतने सारे माने लीगलिस्टिक पर्सन है, एजुकेटेड पर्सन है, एकेडमिशियंस हैं, ये लोग सब मिलकर इसके बारे में आवाज क्यों नहीं उठाते? वाई दे आर नॉट स्टैंडिंग फॉर द वर्कर्स? बात इस जगह पर होता है क्या? ये खाली कुछ पार्टियों के काम हो जाता है, कुछ होता है तो बोले नहीं ये तो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं, वही लोग आवाज उठाते, बाकी तो कोई आवाज उठाते नहीं है। गोधरा से तो कोई आदमी नहीं आएगा, पंचमहाल से कोई परिवार तो नहीं आएगा, वहां भी आ रहा। पंचमहाल में गोधरा के तो गांव खाली है भाई। अगर गोधरा से पंचमहाल से लोग जाके हर जगह में काम करते, रास्ता बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, खाली है। और उनकी डेथ होती है, पता नहीं उनकी माँ बाप की क्या हाल होगी। उन माँ बाप की आंख में आंसू है या नहीं है, क्या करेंगे, या रो पाएंगे नहीं रो पाएंगे, या कौन सी परिवार कौन सी ऑर्गेनाइजेशन दौड़ गया उनके माँ बाप का आंसू लुछने के लिए? ये सारे सवाल इस बात में मानवीयता बोध की बात आती है। सॉरी कि इलेक्शन ओरिएंटेड होते जा रहा है, तो इलेक्शन तो आंगनबाड़ी का आप ठीक है, आशा का ठीक है, तो लेकिन ये वर्कर जो रोज के रोज मरते रहते हैं। कुछ दिन पहले सचिन में 4 आदमी जल के मर गए, हाथ यहाँ पैर वहाँ, ये बाजू वाला के फैक्ट्री वाला बोलता है, लेकिन इसके बारे में कोई तपास हुआ? कोई इसके बारे में रिपोर्ट आया? इधर इसके बारे में कोई कंसर्न एक्सप्रेस हुआ? कोई इंक्वायरी कमीशन बैठा? तो ये सारे जो इतना प्रकार इंडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड द पुअर पीपल वर्कर्स, ये किस तरह का मॉडल भारत का है? ये सवाल आज आता है सबके लिए। तो ये अगर वर्कर्स को अगर आप डिनाई करोगे, आप वर्कर्स को जो आपको रोटी रोजी बनाता है, सारा दुनिया बनाता है, माल बनाता है, रेल ट्रैक बनाता है, मेट्रो बनाता है, सब बनाता है, अगर इसको आप करोगे ओनली यू आर कंसर्न अबाउट अदानी एंड अंबानी, अगर ये होगा तो बाद में ये समाज क्या रहेगा? बस इतने थोड़ा मुझे बोलने का था, मैं आपको इतना ही बोला आपको। मैं इसलिए नहीं होता कि गुजरात स्वर्णिम है।